एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन फिर से हम स्टार्ट करें। जैसे कि हम प्रीवियसली हमने 2020 के इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे 2020 पीवाईक्यूज, ठीक है, इग्नू के। अब हम 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसमें हमने स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया था। टी टेस्ट, जी टेस्ट क्या होता है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, वो वाले सेशंस को भी हम आगे बढ़ाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि उस वाले सेशन को हम आगे बढ़ाएं, आपको उस सेशंस पर और आपको एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यूज देखने मिले, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम थ्योरी पढ़ाइए, लेकिन जब हम थ्योरी पर मूव करते हैं तो कोई स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इग्नू के 2019 के पीवाईक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। तो इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि आप सभी को पता है, 8 जनवरी को कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसके लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम है। आज से अगर आप देखो तो 10 to 12 डेज ही आपके पास रिमेनिंग है प्रेपरेशंस करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इन 10 to 12 डेज, ये 10 से 12 दिनों में भी आप इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारा नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर। हम 100% हमारे कोर्स में गारंटी देते हैं, जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको 100% गारंटी मिलने वाली है कि हम आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर करवाते हैं, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो ये हमारा रिकॉर्ड है। प्रीवियस ईयर की जो बैच थी इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसमें स्टूडेंट्स जो थे हमारे, उन्होंने 80 to 85% स्टूडेंट्स ने उनका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाया। और हमारे ही जो कोर्स मटेरियल है, हमारा जो स्टडी मटेरियल है, उसी मटेरियल से स्टूडेंट्स को डायरेक्टली 50 में से 30 to 35 क्वेश्चंस हमारे ही प्रोडक्ट्स से, हमारे ही स्टडी मटेरियल से उनको पूछा गया था। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम आपको हमारी गाइड, अब हम आपको हर एक चीज हम प्रोवाइड करते हैं जो भी आपको चाहिए। तो आपको जल्द से जल्द हमें दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 to 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम, सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है, 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। First question, the type of research which allows the researcher to gain a better concept and provides direction in order to initiate a more structured research is termed as। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है,
और हमें फाइंड आउट करनी है कि डेफिनेशन किस रिसर्च की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें क्या गिवन है कि एक रिसर्च है, उस रिसर्च में रिसर्चर किसी भी कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसको फर्दर आगे एक स्ट्रक्चर रिसर्च की तरफ मूव करते हैं। तो वो कौन सी रिसर्च होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रिसर्चर न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज, सारी चीजें डेवलप करते हैं ताकि वो उनकी नॉलेज को इंक्रीज कर सके और वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते, बेटर अंडरस्टैंड नहीं करते और उसको ना ही एक आगे स्ट्रक्चर रिसर्च की तरफ मूव करते हैं। दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जिसमें रिसर्चर ने जो फंडामेंटल रिसर्च में जो भी थ्योरीज कॉन्सेप्ट डेवलप किए होते हैं उसी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अप्लाइड रिसर्च में वो सारे चीजें अप्लाई कर किसी स्पेसिफिक और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च क्या होती है, जिसमें रिसर्चर कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूसिव रिसर्च में भी रिसर्चर किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही किसी रिसर्च को आगे एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की तरफ मूव करते हैं। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिकॉज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी प्रॉब्लम जो कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है, वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आप वो एरिया को एक्सप्लोर करते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो। जैसे मान लो जब कोविड डिसीज नहीं आई थी, ओके, कोविड-19 वायरस नया आया था ये वायरस, तो रिसर्चर ने पहले क्या किया होगा, पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तो परफॉर्म किया था। पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिसर्चर ने परफॉर्म किया, ये देखा वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड किया एंड देन उस प्रॉब्लम के बारे में सारे अंडरस्टैंडिंग कर लिए एंड देन उसको एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की तरफ मूव कर लिए। सो आपको याद रखना है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्ट्रक्चर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर आप कोई चीजों को एक्सप्लोर करते, किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं। सो अगर आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में और जानना होता है तो आप कोई स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं करोगे, आप जिगजैग मैनर में आप किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट कोई उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप किसी कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और देन उस रिसर्च को आगे फर्दर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की तरफ मूव करते हैं। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट, the sampling technique under which population is divided into mutually exclusive groups and the researcher draws sample is called। इस क्वेश्चन में अगेन हमें एक डेफिनेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है ये कौन से सैम्पलिंग की डेफिनेशन होगी। सो ऐसे सैम्पलिंग जिसमें रिसर्चर क्या कर रहे हैं कि एक सैम्पलिंग टेक्निक है जिसको आप कहते हैं एक सैम्पलिंग मेथड है जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में एंड देन उस ग्रुप से रिसर्चर अपने सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो सैम्पलिंग होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में रिसर्चर किस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, मान लो अब ये जो आपको इस डायग्राम में देखना है ये एक है आपकी हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपकी जो पॉपुलेशन होती है, आपके पास जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजेनियस होती है। देन हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो। अब होमोजेनियस ग्रुप्स में आप कैसे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर इस हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन में फीमेल है, मेल से, चिल्ड्रन है, सारे एज ग्रुप के लोग हैं और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है एक दूसरे से। तो रिसर्चर ने यहाँ पर मेन को, फीमेल को एंड वीमेन को और यू कैन से चिल्ड्रन को, इन तीनों को एक एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स आप इसको कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हर एक ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक दूसरे से अलग है। अब इस ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद रिसर्चर इन ग्रुप से रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे रिसर्चर, यहाँ पर मान लीजिए रिसर्चर को इस ग्रुप में से रिसर्चर ने रैंडमली इस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, इस ग्रुप में से इस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया और इस ग्रुप में से इन पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। तो ये रिसर्चर के सैंपल बन जाएंगे और इस पर रिसर्चर स्टडी परफॉर्म करेंगे। तो यही आपको डेफिनेशन में भी यही गिवन है कि एक सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें आप पॉपुलेशन, जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो एंड देन वहां से सैंपल्स सेलेक्ट कर लेते हो। तो वो सैम्पलिंग मेथड होता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड।
देन ऑप्शन बी आपको क्या गिवन है, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में आप जो पॉपुलेशन होती है आपके पास वो होमोजेनियस होती है, और होमोजेनियस पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उसको, और जो ग्रुप्स में आप डिवाइड करते हो वो पूरा आप एक पूरा ग्रुप ही ले लेते हो, रैंडमली आप ग्रुप को ही सिलेक्ट कर लेते हो। यहाँ पर क्या बताया है, ग्रुप में से आप पॉपुलेशन जो आपका ग्रुप बना लेते हैं उसमें से आप सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में आप डायरेक्टली ग्रुप ही चूज कर लेते हो। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये क्या होता है, जिसमें रिसर्चर रिस्पोंडेंट को कहते हैं कि और सैंपल सेलेक्ट करके लाओ, तो यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग की डेफिनेशन तो नहीं होगी। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन जी कोटा सैम्पलिंग। सो कोटा सैम्पलिंग में भी जो रिसर्चर के पास पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन होती है, जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन में से पर्सन को अपने कन्वीनियंस जजमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो आपको डेफिनेशन गिवन है ये कोटा सैम्पलिंग की भी डेफिनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट, एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्केल ऑफ मेजरमेंट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपकी जो एज होती है वो कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जाम्पल होगी। अब रिमेंबर आपकी जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है उसके 4 टाइप्स होते हैं, आपको इस तरीके से याद रखना है। नॉयर, N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio। नॉमिनल मतलब नॉमिनल में क्या होगा, आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कैटेगराइज करते हो, उसको डिवाइड करते हो। ऑर्डिनल में क्या होगा, उसी तरीके से आप आपके डेटा को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कैटेगराइज कर लोगे और डिवाइड कर लोगे। एंड एज वेल एज ऑर्डिनल में आप एक ऑर्डर में अरेंज करते हो आपके डेटा को। देन इंटरवल में ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, बस इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होगा आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करो, एक नंबर्स में एक इक्वल नंबर्स में अरेंज करोगे। और इंटरवल में आपके जो जीरो होता है जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। उसी तरीके से रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, आपको ये याद रखना है। सो एज, इस क्वेश्चन में आपको एज पूछा गया है, एज कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जांपल होगा। सो एज आपका होता है रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जांपल, क्योंकि एज को आप उनके कैटेगरीज के बेसिस पर भी एज को डिवाइड कर सकते हो, तो ये रेशो में हो सकती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। देन एज को एक ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, अपने जैसे 5 इयर्स के फिर 10 इयर्स के लोगों को अरेंज कर एक ऑर्डर में अपने एक लोगों को अरेंज किया उनके एज के बेसिस पर, तो आप ये भी कर सकते हो, रेशो में ये भी पॉसिबल है। देन अपने एक इंटरवल में अरेंज किया, मान लो आपने पहले 2 साल के बच्चों को ले लिया, फिर 4 इयर्स के, देन 6 इयर्स के, तो आपने एक इंटरवल लिया, आपने 2 के बाद 2 का ही गैप छोड़ा है, फिर 4 ले लिया, फिर 4 के बाद आपने अगेन 2 का गैप रखा है, फिर 6 ले लिया, फिर इसी तरीके से आपने एक इंटरवल लिया है। देन उसी तरीके से आप इंटरवल, ये आपके रेशो के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और एज में भी आप ऐसा कर सकते हो। देन रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। उसी तरीके से अगर मान लो आपकी एज 0 है, आपकी एज 0 कब होगी, जिस दिन आपकी बर्थ हुई है, जिस दिन आप पैदा हुए थे, सो उस दिन आपकी एज 0 होगी। दैट्स व्हाई रेशो में 0 का मीनिंग होता है, उसी तरीके से एज में 0 का भी मीनिंग होता है। दैट्स व्हाई जो एज होगी आपकी वो रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जांपल होगी। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, all the elements of population with proper identification that is available for selection at any stage of sampling is called। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है कि डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होंगी। अब इस डेफिनेशन में आपको ये गिवन है कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, जिसके थ्रू आप उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उस वे में और उस एलिमेंट से आप आपका सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये कौन से ऑप्शन की डेफिनेशन होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो मान लो यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे आपको इस डेफिनेशन में बताया हुआ है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपके पास सारे पॉपुलेशन के मेंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब उनका नेम एड्रेस प्रॉपर वैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, और यहाँ से आप आपका सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। सो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड इस लिस्ट से आप सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन। सो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, जिसमें आपके पास एक लिस्ट होती है, उसमें पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स होते हैं,
और उनकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करते हो एंड यहाँ से आप आपका सैंपल सेलेक्ट कर देते हो। सो हम कहेंगे सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है सैंपल। सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन में से आप जिस लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो वो आपका सैंपल बन जाता है। यहाँ पर आपके पास कोई एलिमेंट्स, उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, सैंपल के एक एक पर्सन को आप कहोगे, इंडिविजुअल कोई पर्सन को आप कहोगे वो आपकी सैंपलिंग यूनिट है। सो ये सैंपलिंग यूनिट की भी डेफिनेशन नहीं है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होगा? पॉपुलेशन, जिसके थ्रू आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, पॉपुलेशन में से आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये पॉपुलेशन की और ये यूनिवर्स की डेफिनेशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैंपलिंग फ्रेम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a logic which includes drawing culmination inference from given list of certain facts। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें गिवन है कि एक लॉजिक है, एक रीजन है जिसमें आप किसी कल्मिनेशन और इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन्स, आप कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो और फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, मतलब आपके पास फैक्ट्स है, आपके पास थ्योरी प्रेजेंट है, उस थ्योरी पर आप कोई कंक्लूजन दे रहे हो। सो कौन सी रीजनिंग होगी आपकी? डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, ये तीनों रीजनिंग क्या होती है इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं। सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? जिसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक, आप किसी चीजों पर ऑब्जर्वेशंस करते हो, किसी को और कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप जर्नल कंक्लूजन देते हो, जर्नल थ्योरी डेवलप करते हो। ये हो गया आपका इंडक्टिव रीजनिंग, जो कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च की आती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी वो इंडक्टिव रीजनिंग अप्रोच होती है, इंडक्टिव अप्रोच होती है। देन डिडक्टिव, डिडक्टिव में एक जर्नल रूल होता है, मतलब आपके पास जर्नल थ्योरी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, कोई फैक्ट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं और उसको उस पर आप कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन देते हो और कोई रिजल्ट फाइंड आउट करते हो। सो डिडक्टिव आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी डिडक्टिव अप्रोच की होती है। देन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिसमें आप इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशंस होते हैं आपके पास, आप पूरी तरीके से, आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है पूरी तरीके से डेटा नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके बेसिस पर आप कोई प्रिडिक्शन देते हो, कुछ गेसेस करते हो, सो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बता रहा है कि एक रीजनिंग, एक लॉजिक है जिसमें आप कोई फैक्ट्स और कोई थ्योरी के बेसिस पर आप कोई कंक्लूजन दे रहे हो, सो वो आ जाएगा आपका डिडक्टिव रीजनिंग में, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट, the term used in experimental research to reflect the restraint in experimental condition। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है कि डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक टर्म है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप जब भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो तो उस केस में आप रिस्ट्रेन, मतलब कोई चीजों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आप किस ऑप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? जिसमें रिसर्चर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में क्या होता है? रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करते हैं। अब इस केस में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में क्या होता है? कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं और इन एक्सट्रेनियस, ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं ये स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो ऐसा ना हो इसलिए रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई एक्सट्रेनियस वेरिएबल में जिन टर्म्स को एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में जिस वेरिएबल को रिसर्चर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे, वो होते हैं आपके कंट्रोल वेरिएबल। वेयरएज यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बी सी गिवन है। वैल्यू, वैल्यू तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरी, कोई अपोजिट वैल्यू। एंड देन नॉवेल्टी, नॉवेल्टी है कुछ नई चीज, नॉवेल्टी का मतलब होता है कोई नई चीज। तो वैल्यू, अल्टरनेटिव एंड नॉवेल्टी, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कोई वेरिएबल का और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कोई पार्ट ही नहीं होता है। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कंट्रोल। नेक्स्ट, द मोस्ट लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो लूजली स्ट्रक्चर्ड होती है। लूजली स्ट्रक्चर मतलब जिसमें आप कोई स्टेप्स और कोई
स्ट्रक्चर आप फॉलो नहीं करते, उसे हम कहेंगे लूजली स्ट्रक्चर रिसर्च। सो लूजली स्ट्रक्चर आपकी जो रिसर्च होती है वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की और उस एरिया को जो कि थोड़ा बहुत जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसर्चर को मालूम होता है उसको उस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब रिसर्चर किसी भी एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो किसी भी वे से कर सकते हैं क्योंकि पता नहीं है कौन से वे से उनको डेटा मिल जाएगा, कौन से वे से वो डिफाइन कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो कैसे भी जिगजैग वे में रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर कोई स्टेप्स और किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन होती है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव रिसर्च में आप कोई कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हो और कुछ डिसीजन लेते हो। तो कंक्लूसिव रिसर्च में आपको डिसाइडेड होता है कि मुझे कंक्लूजन्स फाइंड आउट करना है, कुछ डिसीजन लेना है। सो कंक्लूसिव रिसर्च जो होती है आपकी वो स्ट्रक्चर्ड होती है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और उस इंफॉर्मेशन को आपको एनालाइज कर एज इट इज उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आपको पता होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको क्या करना है। दैट्स व्हाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है स्ट्रक्चर्ड होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी कॉजल। कॉजल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो कॉजल रिसर्च में भी आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। सो कॉजल रिसर्च जो होती है ये भी आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो जो लूजली स्ट्रक्चर रिसर्च होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जिसमें आपको पता नहीं होता कि आप किस वे से आपको रिसर्च परफॉर्म करना है क्योंकि किसी भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो कि लूजली स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट, a statement about the magnitude, trend or behavior of a population under study is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट किसी पॉपुलेशन के मैग्नीट्यूड, ट्रेंड और बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है। सो ये कौन सी हाइपोथेसिस होंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस तो बताती है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता है। सो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि इस डेफिनेशन में नहीं। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि कुछ ना कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन में भी हमें ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या होती है, इसमें एक स्टेटमेंट होता है जो आपके जो स्टडी है, आपकी जो स्टडी का टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करती है। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो पॉपुलेशन की मैग्नीट्यूड, ट्रेंड और बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रही है। सो डिस्क्राइब कर रही है, इससे आपको याद रखना है डिस्क्रिप्टिव। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कैसा कोई फेनोमेना को डिस्क्राइब करती है, उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस भी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी स्टडी का जो टॉपिक होता है आपका उसके बारे में कुछ चीजों को डिस्क्राइब करती है। जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन है, उसके मैग्नीट्यूड, ट्रेंड और बिहेवियर को जो स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च स्टडीज which determine the frequency with which something occurs or its causal association with something else is called। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है कि डेफिनेशन किस रिसर्च की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये गिवन है कि एक रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली फेनोमेना जो अकर होते हैं उनको डिटरमाइन करने के काम आती है और जो कोई किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है। वो कौन सी रिसर्च होती है, वो रिसर्च होती है आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी फेनोमेना जो फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है कोई फेनोमेना उसको डिटरमाइन करने के काम आती है और किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको जो भी डिसीज हुई, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताते हो। अब मान लीजिए आपने बताया स्टमक पेन है, तो डॉक्टर उसको देखेगा आपको और बताएगा कि ये किस वजह से हुई। उस प्रॉब्लम का डॉक्टर कॉज बताता है कि आपको कैसे हुई है ये प्रॉब्लम, डिसीज, ये जो भी डिसीज हुई है वो किस वजह से हुई है, आपको स्टमक क्यों पेन हो रहा है। सो डायग्नोस्टिक वर्ड में ही डायग्नोस, किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट किसी प्रॉब्लम का कॉज फाइंड आउट करना। सो ये डेफिनेशन होगी आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च की। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन है गिवन है फॉर्मुलेटिव रिसर्च। फॉर्मुलेटिव रिसर्च को रिमेंबर आप
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी फिनोमेना को, किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइन नहीं है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसी प्रॉब्लम का कॉज रिसर्चर फाइंड नहीं करते, दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी फेनोमेना को आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। यहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम का अगेन कोई कॉज फाइंड आउट नहीं करते हो, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी प्रॉब्लम का आप कॉज नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, और किसी जो प्रॉब्लम हो रही है उसका किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है ये भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं फाइंड आउट करते हो, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जो ट्रीटमेंट वर्ड है ये कौन से वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ट्रीटमेंट, जैसे मान लो रिसर्चर और यू कैन से डॉक्टर जो होते हैं किसी भी डिसीज को ट्रीट करते हैं, तो डिसीज को जब ट्रीट करते हैं रिसर्चर और डॉक्टर्स तो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट ड्रग डेवलप करते हैं। तो ड्रग डेवलप करते हैं तो यहाँ पर डिसीज है कोई पर्टिकुलर, उसको ट्रीट कर रहा है, ड्रग डेवलप कर रहा है उसके अगेंस्ट। तो रिसर्चर यहाँ पर क्या करेंगे कि इन लोगों किसी लोगों को एक्चुअल ड्रग देकर देखेंगे और किसी लोगों को प्लेसिबो देंगे। प्लेसिबो का मतलब है ड्रग नहीं देंगे, वो कुछ और हो सकती है, कुछ और गोली हो सकती है, कुछ और टैबलेट हो सकती है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, ड्रग है, ड्रग का लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं ये देखने के लिए वो ह्यूमन बॉडी पर कैसा अफेक्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को तो आप ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है, जो आपको बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, हम ये देखते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये बीच में क्या लिंक है, इन दोनों के बीच में जो लिंक बनाता है उसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल को आप इंटरवीनिंग वेरिएबल का अनदर नेम ट्रीटमेंट वेरिएबल, ट्रीटमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparations and press the bell icon to never miss any updates.